नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कल बुधवार को आरोप लगाया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शहीद अग्निवीर के परिवार को सहायता मिलने के बारे में संसद में झूठ बोला। राहुल गांधी ने एक्स पर एक वीडियो भी जारी किया जिसमें वह शहीद अग्निवीर अजय सिंह के परिवार से बात करते नजर आए। इस वीडियो में शहीद अग्निवीर के पिता को कहते सुना जा सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से हमें कुछ नहीं मिला। कांग्रेस नेता ने इस वीडियो के कैप्शन में लिखा कि सत्य की रक्षा हर धर्म का आधार है, लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शहीद अग्निवीर के परिवार को सहायता मिलने के बारे में संसद में झूठ बोला। उनके झूठ पर शहीद अग्निवीर अजय सिंह के पिताजी ने खुद सच्चाई बताई है। राहुल गांधी ने लिखा कि रक्षा मंत्री को संसद, देश, सेना और शहीद अग्निवीर अजय सिंह जी के परिवार से माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी द्वारा एक्स पर की गई इस पोस्ट के बाद भारतीय सेना ने अग्निवीर अजय कुमार को मिलने वाले पारिश्रमिक पर स्पष्टीकरण जारी किया है। भारतीय सेना ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, अग्निवीर अजय कुमार को मिलने वाले भत्ते पर स्पष्टीकरण। सोशल मीडिया पर कुछ पोस्टों से पता चला है कि कर्तव्य निभाते हुए अपनी जान गंवाने वाले अग्निवीर अजय कुमार के परिजनों को मुआवजा नहीं दिया गया। भारतीय सेना ने लिखा कि इस बात पर जोर दिया जाता है कि भारतीय सेना अग्निवीर अजय कुमार द्वारा किए गए सर्वोच्च बलिदान को सलाम करती है। अंतिम संस्कार पूरे सैन्य सम्मान के साथ किया गया और टोटल ड्यू अमाउंट में से अग्निवीर अजय के परिवार को पहले ही 98.3 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है। अग्निवीर योजना के प्रावधानों के अनुसार लागू लगभग 67 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और अन्य लाभ पुलिस वेरिफिकेशन के तुरंत बाद फाइनल अकाउंट सेटलमेंट पर भुगतान किए जाएंगे। कुल राशि लगभग 1.65 करोड़ रुपए होगी। भारतीय सेना ने आगे लिखा कि इस बात पर फिर से जोर दिया जाता है कि शहीद हुए सैनिकों के परिजनों को देय भत्ते का भुगतान शीघ्रता से किया जाता है, जिसमें अग्निवीर भी शामिल हैं। अब भारतीय सेना के इसी ट्वीट को रक्षा मंत्रालय द्वारा एक्स पर रीपोस्ट कर लिखा गया है कि भारतीय सेना अग्निवीरों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल बुधवार को राज्यसभा में अपने भाषण में मणिपुर का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार मणिपुर में स्थिति को लगातार सामान्य करने की कोशिश में लगी हुई है। पीएम मोदी ने दावा किया कि उनकी सरकार ने नॉर्थ ईस्ट में 5 साल में जो काम किया है, अगर पुरानी सरकार होती तो इस काम में एक पीढ़ी और गुजर जाती। प्रधानमंत्री ने कहा कि नॉर्थ ईस्ट में स्थायी शांति के लिए निरंतर प्रयास किए हैं। उसकी चर्चा कम हुई है, लेकिन बहुत स्थायी परिणाम आए हैं। हमने राज्यों को साथ बैठाकर सीमा विवाद को खत्म करने की कोशिश की है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि मणिपुर के विषय में मैंने पिछले सदन में भी विस्तार से बात की और आज मैं अपनी बात को दोहराना चाहता हूं कि मणिपुर की स्थिति सामान्य करने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है। वहां जो कुछ भी घटनाएं घटी हैं, 11,000 से ज़्यादा FIR की गई हैं, 500 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार हुए हैं। उन्होंने दावा किया कि मणिपुर में लगातार हिंसा की घटनाएं कम हो रही हैं, यानी शांति की आशा रखना संभव हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के राज्यसभा भाषण पर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में मणिपुर के बारे में जो कहा है वो हकीकत से बिल्कुल उलट है। 3 मई 2023 से मणिपुर चल रहा है। अलग अलग समुदायों के बीच में तनाव है, हिंसा हुई है। फरवरी 2022 में भाजपा और उनकी सहयोगी पार्टियों को 2/3 से भी अधिक मत मिला था और 15 ही महीनों में मणिपुर चलने लगा। जयराम रमेश ने कहा कि आज तक प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गए हैं। आज भी मजबूर होकर उन्हें इस पर बात करनी पड़ी। आज भी मणिपुर के लोग पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री क्यों नहीं आते। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने समाचार एजेंसी से बात करते हुए आगे कहा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी के भाषण को तोड़ मरोड़ कर पेश किया, उससे ऐसा लगा कि वे संसद में नहीं बल्कि चुनावी भाषण दे रहे हैं। जब वे राज्यसभा में आए तो उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाए और जब मल्लिकार्जुन खड़गे खड़े हुए तो उन्हें जवाब देने का मौका नहीं दिया गया। वे झूठ बोलते रहे। कांग्रेस नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री को एक बात समझ लेनी चाहिए, भले ही कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला, लेकिन उन्हें भी नहीं मिला। 2024 का चुनाव उनके लिए व्यक्तिगत, राजनीतिक और नैतिक नुकसान है। उन्हें जनादेश नहीं मिला है। मैं कहता था कि वे 1/3 प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने उस बयान को भी तोड़ मरोड़ कर पेश किया और कहा कि मैं 1/3 सरकार की बात कर रहा था।
नायडू और नीतीश के बिना वे प्रधानमंत्री नहीं बन पाते। वे 240 पर रुक गए, उन्हें जनादेश नहीं मिला है। यह सही है कि वे तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, लेकिन उन्हें बहुमत नहीं मिला है। कल बुधवार को राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान विपक्ष ने सामूहिक तौर पर सदन से वॉकआउट कर दिया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री सदन में गलत तथ्य रख रहे थे और विपक्ष को सच्चाई सामने रखने का अवसर नहीं दिया गया। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि यह सदन की मान्य परंपरा है। सदन में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने पुस्तकों और आंकड़ों के सहारे सही तथ्य सामने लाने के लिए बार बार प्रयास किया। प्रधानमंत्री गलत तथ्य रखते रहे, लेकिन विपक्ष के नेता को अवसर नहीं मिला और सच्चाई सामने नहीं आने दी गई। इसके बाद विपक्ष के नेता खड़गे के नेतृत्व में पूरे विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया, जहां केवल झूठ बोला जा रहा था। दरअसल आपको बता दें कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रधानमंत्री मोदी राज्यसभा में भाषण दे रहे थे। इसी भाषण को लेकर विपक्ष ने मोदी पर आरोप लगाया कि उन्होंने अपने भाषण में कई गलत तथ्य रखे। पीएम मोदी ने अपने भाषण में कांग्रेस पर अंबेडकर के साथ भेदभाव का आरोप लगाया और दावा किया कि कांग्रेस पार्टी शुरुआत से आरक्षण विरोधी रही है। बाबा साहेब अंबेडकर को चुनावों में हरवाकर जश्न मनाया था। सदन से बाहर आने के बाद राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि बाबा साहेब अंबेडकर ने संविधान के प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाए जाने पर कहा था कि उससे उन्हें बहुत हैरानी हुई थी, क्योंकि समिति में उनसे बेहतर और सक्षम लोग मौजूद थे। खड़गे ने आरोप लगाया कि वो अपनी बात रखने के लिए बार बार हाथ उठा रहे थे। उन्होंने खुद प्रधानमंत्री से अपील की, लेकिन उन्हें अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया गया। खड़गे ने कहा कि आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में क्या क्या लिखा गया है, वो सारी बातों को सामने रखना चाहते थे और प्रधानमंत्री के भाषण के हर झूठ को नोट किया था, लेकिन विपक्ष को 1 मिनट का समय नहीं दिया गया। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अवैध खनन घोटाला मामले में जमानत मिलने के बाद एक बार फिर राज्य में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। दरअसल उन्होंने जेल जाने से पहले मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और उनकी जगह पार्टी नेता चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन अब हेमंत सोरेन के जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने एक बार फिर सरकार बनाने का दावा पेश किया है और चंपई सोरेन ने कल बुधवार को झारखंड के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद चंपई सोरेन ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि जब हम लोगों ने नेतृत्व परिवर्तन किया तब मुझे मुख्यमंत्री पद का दायित्व मिला था। इसके बाद राजनीतिक घटनाक्रम हुआ और हेमंत बाबू वापस आ गए। हम लोगों ने फिर से हेमंत बाबू को गठबंधन का नेता चुना है और मैंने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। चंपई सोरेन ने कहा कि गठबंधन ने जो निर्णय लिया हम लोगों ने उसी के अनुसार काम किया है। झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में चंपई सोरेन के इस्तीफे पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि झारखंड में जेएमएम और कांग्रेस पार्टी द्वारा एक वरिष्ठ आदिवासी नेता को मुख्यमंत्री पद से हटाना बेहद दुखद है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि मुझे यकीन है कि झारखंड के लोग इस कार्रवाई की कड़ी निंदा करेंगे और इसे दृढ़ता से खारिज करेंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में चंपई सोरेन के इस्तीफे पर भाजपा की प्रतिक्रिया पर राज्य कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि भाजपा को बहुत ज़बरदस्त झटका लगा है। उन्होंने हेमंत सोरेन के राजनीतिक करियर को खत्म करने के लिए जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करने की कोशिश की। हेमंत सोरेन एक ऐसे व्यक्ति के बेटे हैं जिन्होंने अपना जीवन महाजनों यानी भाजपा के खिलाफ लड़ने में बिताया। हेमंत सोरेन को 5 महीने पहले इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया था और चंपई सोरेन आगे आए। अब जब भाजपा का एजेंडा उजागर हो गया है और हेमंत सोरेन वापस आ गए हैं, तो इंडिया ब्लॉक ने उन्हें सीएम पद वापस सौंपने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक सत्संग के दौरान मची भगदड़ में अब तक 121 लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच घटना के बाद से गायब बताए जा रहे सत्संग के बाबा ने हादसे को लेकर एक पत्र जारी किया है। कल बुधवार को जारी पत्र में उन्होंने लिखा, मारे गए लोगों के परिवार के प्रति मैं संवेदना प्रकट करता हूं और घायल लोगों के जल्द ठीक होने के लिए प्रभु से प्रार्थना करता हूं। बाबा नारायण साकार हरि ने आगे लिखा कि मैंने सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता डॉक्टर AP सिंह को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए अधिकृत किया है। मेरे जाने के बाद कुछ असामाजिक तत्वों ने भगदड़ मचाई, जिसके संबंध में कार्रवाई के लिए AP सिंह को अधिकृत किया गया है।
वहीं वकील एपी सिंह ने कहा कि जिस तरह से असामाजिक तत्वों ने सोची समझी साजिश के तहत नारायण साकार हरि के मन से जाने के बाद भगदड़ मचाई, उसकी जांच हो। हम सरकार का धन्यवाद कर रहे हैं कि वो अच्छी तरह से जांच कर रही है। हाथरस भगदड़ की घटना को लेकर उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने विषय वस्तु की व्यापकता और जांच में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग का गठन किया है। जांच आयोग 2 जुलाई को हुई घटना की जांच करेगा और जांच करने के बाद राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी की तबीयत कल बुधवार को एक बार फिर बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें दिल्ली के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल का कहना है कि उनकी हालत अभी स्थिर है और वह डॉक्टरों की निगरानी में है। अपोलो में सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर विनीत सूरी की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले पिछले बुधवार को उन्हें दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया था। हालांकि एलके आडवाणी की बीमारी को लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है। समाचार एजेंसी एएनआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली विश्वविद्यालय विधि संकाय ने आज यानी गुरुवार से शुरू होने वाली एलएलबी की अंतिम परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी विधि संकाय द्वारा एक आधिकारिक नोटिस जारी कर इसकी जानकारी दी गई। नोटिस में लिखा गया है कि नई तारीखें यथासमय अधिसूचित की जाएंगी। T20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब जीतने वाली टीम इंडिया बारबाडोस से भारत पहुंची है। भारतीय टीम 16 घंटों की लंबी फ्लाइट के बाद स्वदेश लौटी है। दरअसल टीम को बेरिल तूफान के कारण बारबाडोस में रुकना पड़ा था। तूफान के चलते वहां का एयरपोर्ट बंद हो गया था और अब आज टीम के दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचते ही उनका जोरदार स्वागत हुआ। फैंस पहले से ही स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद थे। भारतीय क्रिकेट टीम एयरपोर्ट से दिल्ली के ITC मौर्य होटल पहुंची है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो आज दोपहर में टीम इंडिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेगी। कप्तान रोहित शर्मा ने ट्वीट कर बताया कि 4 जुलाई को शाम 5 बजे से टीम मुंबई के मरीन ड्राइव और वानखेड़े स्टेडियम में जीत का जश्न मनाते हुए परेड निकालेगी। बता दें कि 29 जून को बारबाडोस में T20 के फाइनल मुकाबले में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 7 रनों से हराया था। रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत ने 17 सालों के बाद T20 वर्ल्ड कप जीता है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।